नाज़रीन, खबरनामे में आज मुतअद्दिद खबरें आया जाती है। बात जम्मू कश्मीर की सियासत की होगी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। साथ ही उन्होंने राम माधव के हवाले से बात करते हुए कहा कि राम माधव के साथ उनके पार्टी के कोई ताल्लुकात नहीं है। उस वाले से हम आगे चलकर बात करेंगे। कई उम्मीदवार हैं जिन्होंने आज पर्चे नामजदगी दाखिल किए, उनकी बात भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन और उसके बाद बात नौशहरा की होगी, क्योंकि नौशहरा असेंबली हल्का जहां से बीजेपी के यूटी सदर रविंद्र रैना इंतखाबात लड़ रहे हैं, पूरा खाका आपके सामने पेश करेंगे कि कौन उनके मुखालिफ हैं, कौन उनके हरीफ है इस असेंबली हल्के पर, और रविंद्र रैना की पोजीशन कहां पर है, लोगों का क्या कुछ रुझान है, वो पूरा मामला आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अदालत से झटका लगा है। 11 सितंबर तक अदालती हिरासत में तौसी कर दी गई है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, क्योंकि आज उनके मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई और फिलहाल 11 सितंबर तक अदालती हिरासत में तौसी कर दी गई है। यह फैसला आज अदालत ने सुनाया। राउस एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई हुई, जिस दौरान 11 सितंबर तक फिलहाल अदालती हिरासत में तौसी कर दी गई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, और ईडी केस में अगर इनको जमानत मिली थी, लेकिन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुतालिक आज जब इस मामले में सुनवाई हुई तो अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर झटका लगा है, क्योंकि राउस एवेन्यू कोर्ट ने अदालती तहवील में 11 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। इस दौरान केजरीवाल के वकील ने उनकी जमानत में इजाफे की मुखालफत भी की। ताहम अदालत ने सीबीआई की चौथी चार्जशीट का भी नोटिस लिया, और इस मामले में सीबीआई की तरफ से दायर की गई चौथी चार्जशीट का अदालत ने नोटिस लिया, और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दरगेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और सूरत रेड्डी के खिलाफ ज़िमनी चार्जशीट दाखिल किए हैं। अदालत ने इन 5 मुलजमान को तलबी के समन जारी कर दिए, और केस की समाअत खुसूसी जज कावेरी बावजा की अदालत में हुई, जहां पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात में इजाफा हुआ, क्योंकि 11 सितंबर तक फिलहाल अदालती हिरासत में तौसी कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। और आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम चुपके नहीं करते हैं, छुपके नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जब 2014 में उनका इत्तेहाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमने खुल्म खुला इत्तेहाद किया, एजेंडा अपना रखा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा, उसके बाद ही हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद किया। ताहम राम माधव के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राम माधव से हमारा कोई राब्ता नहीं है। आपको बता दें कि ये बड़ा बयान महबूबा मुफ्ती का, और उन्होंने ये साफ किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम छुपके नहीं करते हैं। जब हम राम माधव से बात कर रहे थे 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी हुकूमत बनी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुलकर उस वक्त उनके साथ बात की थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उस वक्त वो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत बनाई। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि गुलाम नबी आज़ाद पहले ही कह चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रात को जाकर भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने बात की। राम माधव के हवाले से उन्होंने कहा कि राम माधव के साथ उनका कोई राब्ता नहीं। आपको बता दें कि ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राम माधव के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और उस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने जो कुछ भी किया वो खुल्म खुला किया, लेकिन राम माधव के साथ उनके कोई रवाबित नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुना। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब राम माधव और हमारी बातचीत चल रही थी मरकजी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, तो वो सब जानते थे, खुल के किया हमने।
और हमने अपना एक एजेंडा लाया और उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया। तो हम उमर साहब की तरह चुपके ये तो देवेंद्र रैना जी तो आप कह रहे हैं, मगर आजाद साहब ने तो कहा ये रात को जाके मिलके आते हैं उनसे। हम कोई चीज चुपके नहीं करते हैं। राम माधव आए होंगे, हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और न शायद कांटेक्ट होगा, क्योंकि हमने उस वक्त मोदी जी के साथ ये सोच के हाथ मिलाया था कि ये एक बड़ी ताकत के साथ आगे हैं, ये वाजपेयी जी का एजेंडा आगे चलाएंगे। और यही वजह है कि बहसत वजीर आला, पहली वजीर आला जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने सेपरेटिस्ट को खत लिखा कि आप बातचीत की दावत दी मैंने उनको। मुझे बताइए कौन वजीर आला कर सकता है? बाकी देवेंद्र रैना इनके दोस्त हैं, वाकिफ हैं इनके। जब वो कहते हैं कि 2014 में खुद उमर साहब अमित शाह जी से मिलने गए कि हम बिला शर्त और शुरूत आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं। हम तो जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं और बता के करते हैं। हम कोई छुपके कोई काम नहीं करते हैं, कतई नहीं। मैंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था कि अगर मुफ्ती साहब को वजीर आला बनना होता तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकते थे। तो हमारा एजेंडा था रेजोल्यूशन, जिसके लिए आपको याद होगा कि अशोक जेटली भी यहाँ आए बातचीत के लिए, रामविलास पासवान आए, होम मिनिस्टर आया, मगर हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोले तो मैं क्या करूं। तो आज तो कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है कि खुदा ना खास्ता जो हमें ये ख्याल था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, आज तो उन्हें सारा तितर कर दिया बीजेपी ने। कतई नहीं। मैंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब उस असेंबली हल्के की करते हैं जिस पर सबकी नजर है और जो सबसे ज्यादा कल से सुर्खियों में आई, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी के यूटी सदर रविंद्र रैना का नाम उस असेंबली हल्के से आया। उनके नाम का ऐलान हुआ कि वो नौशहरा हल्के से आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद इस अहम हल्के पर सियासत गर्म है। लेकिन जो उनके हरीफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उम्मीदवार, कहा जा रहा है कि दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला हो सकता है और जो पूरा नौशहरा असेंबली हल्के पर इस वक्त सियासत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पार्टी का इस हल्के में हमेशा गलबा रहा है और इस बार रविंद्र रैना नेशनल कॉन्फ्रेंस माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और सुरेंद्र चौधरी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान सख्त मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। ये अहम असेंबली हल्का जहां पर 25 सितंबर को दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे और फिर 8 अक्टूबर को नताइज का ऐलान होगा। लेकिन कौन यहां से जीत हासिल कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये अहम असेंबली हल्का इसलिए है क्योंकि यहां से खुद भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के यूटी सदर रविंद्र रैना हैं, वो इस असेंबली हल्के से इंतखाबात लड़ रहे हैं और उनके सामने सुरेंद्र चौधरी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार है, वो उनके सामने हैं। और किस तरह का मुकाबला होगा, कौन यहां से जीत हासिल करेगा, उस पर सबकी नजरें होंगी। और आपको बता दें कि इस अहम असेंबली सेगमेंट पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला यहाँ पे जारी है, क्योंकि दूसरे मरहले में यहाँ पे वोटिंग होनी है। 5 सितंबर कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख है और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी और रविंद्र रैना के दरमियान सख्त मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी उम्मीदवार है एडवोकेट हक नवाज चौधरी और भी दीगर पार्टियां मैदान में हैं। लेकिन ये 3 पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ हमेशा गलबा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा माजी में जाएंगे, इस अहम असेंबली हल्के को समझने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ से 1962 में जब यहाँ पहली बार असेंबली इंतखाबात हुए तो यहाँ से पहली बार कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की और उनके उम्मीदवार थे बिली राम और इन्हीं का
सिलसिला जारी रहा। फिर 1967 में भी, 72 में भी, 1977 में भी, 83 में भी, 87 में भी, और 87 में उम्मीदवार चेंज हुआ लेकिन पार्टी वही रही। फिर 1996 में राधे श्याम शर्मा आए, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की। फिर 2002 में कांग्रेस की रिवायत बरकरार रही, 2002 में भी, और डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा, इन्होंने यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की। और यहाँ से 2002 से फिर ये रिवायत टूटी, कांग्रेस पार्टी पीछे चली गई, और यहाँ से फिर 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने एंट्री ली। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार राधे श्याम शर्मा, जो पहले कांग्रेस में थे फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, उन्होंने यहाँ से 2008 में जीत दर्ज हासिल की। लेकिन यह सिलसिला भी यहीं पे रुका। फिर 2014 में जब आखिरी बार जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए तो यहाँ से कमल खिला, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंदर रैना ने यहाँ से जीत हासिल की 2014 में। 2014 के जो रिजल्ट था, वोट परसेंटेज है, वो एक एक करके आपको समझाते हैं कि कौन से उम्मीदवार इनके हरीफ तब थे। रविंदर रैना, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर यहाँ से नौशहरा में 2014 में इलेक्शन लड़ा, 37,374 वोट हासिल किए, करीबन 50% वोट, 49.51% वोट यहाँ से हासिल की थी, और पहले नंबर पर रहे और यहाँ से जीत दर्ज हासिल की थी। दूसरे नंबर पर सुरेंद्र चौधरी, तब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, 27,871 वोट हासिल किए थे, 37% के करीब इन्होंने वोट हासिल किए थे। लेकिन सुरेंद्र चौधरी तब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। यही उम्मीदवार आज भी यही दोनों टॉप पर बताए जा रहे हैं, रविंदर रैना और सुरेंद्र चौधरी। लेकिन सुरेंद्र चौधरी आज पीडीपी के नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तीसरे नंबर पर उस वक्त 2014 में रविंद्र कुमार शर्मा थे, 5,342 वोट हासिल किए थे। इसी तरह राजेंद्र कुमार एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 12,000 वोट हासिल किए, माफ कीजिएगा 1,208 वोट हासिल किए थे। और फिर राधे श्याम शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, 1,099 वोट हासिल किए थे। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से 2014 में खाता खोला और रविंदर रैना यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की थी। तब 2014 में जो वोटरों की तादाद थी, वो जो मर्द हजरात थे वो 48,788 थे, ख़वातीन 43,931 थे, और टोटल कुल मिलाकर 92,719 कुल वोटरों की तादाद थी, करीबन 1 लाख के करीब 92,719। लेकिन उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ, हदबंदी हुई, और फिर 2024 में 18 मार्च तक ये जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक इस वक्त 85,248 कुल वोटरान की तादाद है, जिनमें 44,000 मर्द और 41,000 से ज़ायद ख़वातीन हैं। कुल वोटरों की तादाद 85,248 है। और इस बार कई पार्टियां मैदान में हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपनी पार्टी पीसी, अवामी इत्तेहाद पार्टी डीपीएपी, और कई आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जो 2024 के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन दमखम बताया जा रहा है कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी और पीडीपी का है, और रविंदर रैना और सुरेंद्र चौधरी के दरमियान सख्त मुकाबला हो सकता है, इस तरह की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इस पर हम मजीद बातचीत करेंगे, सीधा अपनी नुमाइंदगी के पास चलेंगे। जमशीद मलिक हमारे साथ है। जमशीद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो हमने आंकड़े सामने रखे, जिसमें हमने देखा कि पहले तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे गलबा था, लेकिन उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रहा है, और फिर 2014 में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो है वो यहाँ से खिला है। लेकिन इस बार किस तरह के मुकाबले की उम्मीद है, और जो हदबंदी हुई उससे क्या कुछ बदला, और फिर जब हम 2014 से 2024 में आ रहे हैं, 10 साल का गैप है, तो 10 साल में क्या कुछ बदला वहां पे, और ये इस वक्त की सियासी सूरत-ए-हाल वहां पे क्या है, कौन उम्मीदवार कहां पर आपको इनको देख रहे हैं? 14 के इंतखाबात और 2024 के इंतखाबात में बहुत सारी चेंजिंगें देखने को मिली, क्योंकि
2014 के इंतखाबात में नौशहरा और सुंदरबनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मगर इस बार सुंदरबनी को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, जहां से रविंद्र रैना जहां के रहने वाले हैं। सुंदरबनी को कालाकोट के साथ जोड़ दिया गया और नौशहरा एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई है। और इस बार मुकाबला कड़ा जरूर देखने को मिला। हालांकि 2014 में भी मुकाबला कड़ा देखने को मिला था, मगर उस वक्त भाजपा के पास एक बड़ा एज था, क्योंकि एक इलाका पूरा सुंदरबनी इलाका जहां के रविंद्र रैना रहने वाले थे, वो उस इलाके के नौशहरा के साथ लगा हुआ था। इस बार उस इलाके को इससे अलग कर दिया गया और रविंद्र रैना और सुरेंद्र चौधरी के बीच में ये जो मुकाबला होने जा रहा है, कड़ा मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि 2014 के इंतखाबात में हमने देखा सुरेंद्र चौधरी पीडीपी की निश्चित से उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे। हालांकि इस इलाके में पीडीपी का वैसा वजूद था नहीं, मगर उसके बावजूद भी सुरेंद्र चौधरी दूसरे नंबर पर इंतखाबात में आए थे। इस बार के हालात कुछ बिल्कुल अलग जैसे नजर आते हैं। जहां मुकाबला किस तरफ जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ये वोटर्स पे है कि वो किसको वोट देंगे, उसके बाद ही 8 तारीख को जरूर साफ हो जाएगा। मगर ये चीज जरूर देखने को मिल रही है कि मुकाबला जरूर कड़ा हो सकता है सुरेंद्र चौधरी और रविंद्र रैना के बीच में। जरूर जमशेद, जब हम इस आने वाले असेंबली इंतखाबात की बात करते हैं तो पिछले दिनों में हमने 2-4 चीज़ें देखी, खासकर रिजॉइनिंग हमने कई लोगों की देखी, ज्वाइनिंग भी देखी जो नए लोग, और कई लोगों की रिजाइनिंग भी देखी। ये जो 3 चीज़ें हैं, ज्वाइनिंग, रिजॉइनिंग और रिजाइनिंग, इससे इस असेंबली हल्के पर क्या असर पड़ेगा? देखिए जरूर, जहां तक ज्वाइनिंग रीज्वाइनिंग की बात की या पार्टी छोड़ने की बात की जाए, हर एक पार्टी में आज ये दौर चल रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद के बाद कई लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे थे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, कई लीडरान कांग्रेस के ऐसे थे जो पार्टियां छोड़ रहे हैं, और भाजपा के टिकटों के ऐलान के बाद भी हालात इसी तरह के कुछ जगह नजर देखने को मिल रहे हैं। मगर इस इलाके की जहां तक बात करें, यहाँ के इलाके की इस चीज का असर इतना देखने को नहीं मिला, खास करके नौशहरा के अंदर, क्योंकि नौशहरा के अंदर ये पहले से ही माना जा रहा था कि सुरेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिए नेशनल कांफ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और भाजपा से रविंद्र रैना, क्योंकि इनको होम टाउन भी इलाके माने जाते। इस चीज का असर इस इलाके में कम देखने को मिलेगा, मगर यहाँ पर जो वोट के होगा वो वोटर देखने को मिलेगा कि वोट किस तरफ जाता है, क्योंकि इस बार राजौरी का कुछ हिस्सा काट के इसके साथ लगाया गया। जिस तरह पिछली बार सुंदरबनी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मगर इस बार सुंदरबनी को अलग कर दिया गया, रविंद्र रैना सुंदरबनी के रहने वाले हैं, उन चीजों का असर देखने को जरूर मिल सकता है। ये आने वाली 8 तारीख को ही साफ हो पाएगा कि राय इंतजाम किस तरफ गए हैं और लोगों को किस तरह वोटर अपनी तरफ लाने में, वोटरों को अपनी तरफ लीडर लाने में किस तरह कामयाब हुए। ये आने वाली 8 तारीख को ही देखने को मिल सकता है। जोर जमशेद, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी तबके या जो दीगर पसमानदा तबके थे उनको एसटी का दर्जा मिला, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना एज इस इंतखाबात में मिल सकता है? जरूर, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा दिया, एक बड़ा प्लस पॉइंट था। पहाड़ी लोग जितने भी थे वो भाजपा के साथ खड़े नजर आए। उसके बाद जिस तरह भाजपा ने गुजरों को भी नाराज नहीं किया, उनका हिस्से का वोट, उनको कहा कि आपका कोटे से कोई कटिंग नहीं होगी, उस पर भी लोग काफी खुश रहे। ये चीजें आने वाले दिनों में देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह पिछले हमने देखा पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान भाजपा का कोई उम्मीदवार नहीं था, अपनी पार्टी को भाजपा ने सपोर्ट की और एक बड़ा वोट खिताई पीर पंचाल के अंदर से अपनी पार्टी को मिला। हालांकि अपनी पार्टी का इतना बड़ा वजूद इन इलाकों में था नहीं, उसके बावजूद भाजपा के कहने पे वोट मिला। अब जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ कि क्योंकि जिस तरह पीडीपी या सभी सियासी जमातें इस वक्त यही कार्ड खेल रही हैं, डेवलपमेंट की बात हो, जहां भाजपा ये कह रही है कि उन्होंने पहाड़ियों को हक दिया और गुजरों का हक भी नहीं छीना, वहीं नेशनल कांफ्रेंस के उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि इस खिता के अंदर जितने तैमूर तरक्की हुई वो उन लोगों ने की। हालांकि ये चीजें आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगी। अभी तक इसका असर इस तरह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रैलियों का दौर शुरू होगा, उसके बाद ये चीजें साफ हो पाएंगी कि क्या इन चीजों का असर कहीं देखने को मिल रहा है। जरूर जमशेद, जब हम नौशहरा की इस हल्के की बात करती हैं तो नौजवानों की एक खास तादाद है, और इस बार नए वोटरान भी है जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो वो क्या इस इंतखाबात वो किस तरह से देख रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार वोट देने जाएंगे? जरूर, बिल्कुल, जो नया वोटर है या नौजवान वोटर है, कई वोटरों से हमने बात भी की थी कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। बिल्कुल, उनका यही मानना है कि जो लोग उनको, जो जमातें उनको रोजगार देंगी वो उनकी तरफ जाएंगी, क्योंकि खिताई पीर पंचाल के अंदर बेरोजगारी की ग्राफ काफी बड़ा है। उसके साथ ही कई नौजवानों की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में रहेगा, और जहां तक हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में रोजगार को लेके तमाम सियासी जमातें अपने अपने पत्ते खोलेंगी कि किस तरह का रोजगार वो नौजवानों को देंगी, क्योंकि नौजवानों के लिए एक बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार ही है। जो
चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। जमशेद मलिक तफसीलात फराम कर रहे थे और बात हो रही थी नौशहरा असम्बली हल्के की, क्योंकि ये हल्का इसलिए भी ख़ास है क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके हरीफ सुरेंद्र चौधरी हैं, जिनके बारे में बात हो रही थी कि उनका भी एक दबदबा इस असम्बली क्षेत्र में है। ताहम दीगर पार्टियाँ भी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार भी है और जो दूसरी पार्टियां हैं, अपनी पार्टी या डीपीएपी, उनके उम्मीदवार भी मैदान में हैं। लेकिन ये जो दो उम्मीदवार हैं, रविंदर रैना और सुरेंद्र चौधरी, इनके दरमियान सख्त मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। फ़िलहाल 25 सितंबर को इस अहम हल्के में वोटिंग होगी और उसके बाद सबको इंतज़ार 8 अक्टूबर का सबको होगा, क्योंकि 8 अक्टूबर को जब नताइज होंगे फिर तस्वीरें साफ होंगी कि कौन यहां से जीत हासिल कर पाया। आगे बढ़ते हैं। असेंबली हल्के उड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी ताजमुद्दीन ने उड़ी में चूने के पत्थर की खुदाई के मुसलसल काम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इन कानूनों पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन महकमा अर्जियात और कानकनी इस पर अमल दरामद करने में नाकाम है। उन्हें ये कानकनी के कहा कि ये इसके आसपास रहने वाले लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे इलाके के जंगलात और माहौलियात पर भी तबाहकुन असरात मरतब हो रहे हैं। उन्होंने एलजी इंतज़ामिया पर उन्होंने दरख्वास्त की कि इस कानकनी पर पाबंदी लगाई जाए। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइल्ड लाइफ में और विदिन 6 किलोमीटर्स आबादी के कोई माइनिंग नहीं होगी। ये ऑर्डर कर दिया उन्होंने। कुछ देर बंद रही, उसके बाद फिर शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कौन सा ऑर्डर है? उन्होंने कहा जी हमारा मटेरियल जमा है, वो उठाने दीजिए। हाई कोर्ट ने कहा उठाओ। अब माइनिंग हो रही है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा, एनवायरमेंट वाले टस से मस नहीं हो रहे। हाल ही में इन्होंने गलत सर्टिफिकेट, जो एक लीडर के, एक बहुत बड़ा लीडर है, उसके भाई ने एक खान ली यहाँ इस्लामाबाद में, और एक और पार्टी के डीडीसी ने कहा, सर्टिफिकेट दी कि ये 6 किलोमीटर से बाहर है। डिपार्टमेंट अंधा था, वो देखे कि ये 6 किलोमीटर के अंदर है। वाइल्ड लाइफ वैरान कर दिए, हमारी एनवायरनमेंट तबाह कर दी इन्होंने, हमारी रोड्स तबाह कर दी। और रॉयल्टी क्या देते हैं? थोड़ी सी। उड़ी की रोड्स की तबाही 20-20 टन उठाते हैं। रोड्स, पानी हमारा आलूदा, और सरकार जो है आंख बंद के बैठी हुई। और इनको लाइसेंस भी नहीं मशीनों से निकालने की, इन्होंने मैनुअल माइनिंग करनी है, वो भी कोई लाइसेंस नहीं देखता। बारामूला असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार तौसीफ रैना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसी इत्तेहाद की तनकीद करते हुए कहा कि यह इत्तेहाद जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां अपनी साख खो चुके हैं, अब वो किसी भी कीमत पर अपनी कुर्सी को बहाल करना चाहते हैं। जो सवाल है, मैं इसका एक सिंपल जवाब दूंगा। ये अलायंस वो अलायंस है जिस अलायंस ने यहाँ पे मिलिटेंसी को जन्म दिया था। ये अलायंस बेईमानी का अलायंस है। पूछिए कैसे? मुझे बड़ा हमदर्दी है यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के साथ, जिनके साथ धोखा हुआ। आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसे इंसान को मैंडेट दिया जो शेख साहब से गालियाँ स्टार्ट करता था और उमर साहब के बच्चों तक गालियाँ देता था, उसको मैंडेट दिया उन्होंने। ये अफसोस की बात, ये तो पार्टी के लिए अफसोस की बात है। इससे ये लगता है कि शायद आप सीटें ज़्यादा लेने की कोशिश में हैं। आप अपने वर्करों की इज़्ज़त नहीं कर सकते हैं, वो आवाम की इज़्ज़त कैसे करें? ये एक कॉमन सी बात है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए, अभी तक ये ताज़ा और दुखबारनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लाइव को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।